Hello friends, this is Sonu Rathod, your geography teacher, and today we are going to study our second chapter of geography, 11th humanities, the origin and evolution of the earth. Dear friends, when we study theoretical part of the chapter, we feel that this topic is very tough, but believe me, when you will be finishing this video, I promise you will notice that there will be no confusion, no doubts will be there regarding this chapter. I will try to explain all the chapter through the flow chart. So let's begin the chapter. Okay, as the title said, the origin and evolution of the earth. Origin means किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, यानी कि वो आई कैसे, ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन. Evolution of the earth means whatever situation we have today of earth, so in that situation how the earth came, किस तरह से आई, evolution कैसे हुआ उसका. You might have heard this word evolution in human reference also. You might have heard, you might have read in your जूनियर क्लासेस कि ह्यूमन का भी इवोल्यूशन हुआ है. ह्यूमन भी एप्स से, मंकीज से होकर यहाँ तक आया है. इट टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. हमारे इवोल्यूशन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हमको लगे हैं. सो उसी तरह से अर्थ के इवोल्यूशन में भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं. तो अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ. सो बेसिकली दिस चैप्टर इज अबाउट, और दिस चैप्टर इज द स्टोरी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ और इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. सो दिस टॉपिक हैज two theories. The origin of the earth has two theories. How many theories we have? Two theories we have. Okay, the first one theory is earlier theories and the second one is modern theories. First one is earlier theories, second one is modern theories. If we talk about early theories, so early theories is based on origin and evolution of earth. ठीक है. Second theory, modern theory. Modern theory is based on origin and origin of universe. यानी early theories हमें बताती है, early theories हमें बताती है कि अर्थ का origin और evolution कैसे हुआ, और modern theories हमें बताती है कि यूनिवर्स का origin कैसे हुआ. Okay, let's come to the first theory, early theories. So early theories given by Immanuel Kant. Immanuel Kant. He was a German philosopher, Immanuel Kant. early theories दी गई Immanuel Kant के द्वारा, जर्मन फिलोसोफर थे. After that, Laplace revised Kant's theory in 1796. ठीक है. अर्ली थ्योरीज को रिवाइज कर दिया मिस्टर लाप्लास ने, कांट्स की थ्योरी को रिवाइज कर दिया एंड गेव इट द नेम नेबुलर हाइपोथेसिस. नेबुलर हाइपोथेसिस नाम इसको दे दिया. सिंपल है. अर्ली थ्योरीज को रिवाइज किया मिस्टर लाप्लास ने और नाम दे दिया नेबुलर हाइपोथेसिस. सर व्हाट इज नेबुलर हाइपोथेसिस? कुछ समझ नहीं आया, क्या होता है नेबुलर हाइपोथेसिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबुलर hypothesis? Nebula, basically this term's meaning is nebula. नेबुलर वर्ड नेबुला से आया है और नेबुला का मीनिंग होता है क्लाउड.
क्लाउड, नेबुलर हाइपोथेसिस है ना, क्लाउड. सो व्हाट द नेबुलर हाइपोथेसिस सेड, क्या कहती है ये, व्हाट मिस्टर लाप्लास सेड इन नेबुलर हाइपोथेसिस, ही सेड दैट, क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सन हुआ करता था, सन हुआ करता था और सन के चारों तरफ नेबुला हुआ करता था, नेबुला हुआ करता था, और वी कैन से क्लाउड्स हुआ करते थे. ठीक है, तो जो क्लाउड्स ये नजर आ रहे हैं आपको, क्लाउड्स हुआ करते थे. तो क्लाउड्स जो थे, व्हाट हैपेंड विद द क्लाउड्स, ड्यू टू कंडेंसेशन इन क्लाउड्स प्लेनेट्स अकर, ड्यू टू कंडेंसेशन इन क्लाउड्स प्लेनेट्स अकर. क्लाउड्स के अंदर कंडेंसेशन की वजह से प्लेनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, प्लेनेट्स सामने आए कंडेंसेशन होने की वजह से, है ना. यू नो वेरी वेल कि जब भी चीजें कंडेंस होती है, कंडेंसेशन होता है, तो मटेरियल सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है. तो कंडेंसेशन की वजह से ये क्लाउड्स, ये नेबुला सॉलिड फॉर्म में चेंज होते चले गए और प्लेनेट्स का फॉर्मेशन इन्होंने ले लिया. ये थी नेबुलर हाइपोथेसिस लाप्लास ने. नेक्स्ट वन इज नेबुलर हाइपोथेसिस को, नेबुलर हाइपोथेसिस के बाद दो पर्सन्स आए, चैम्बरलिन एंड मोल्टन. टू पर्सन्स केम, चैम्बरलिन एंड मोल्टन, एंड व्हाट दे डिड, दे रिवाइज्ड लाप्लास थ्योरी इन 90s. they revised Laplace theory in 90s and gave it the name wandering star theory. wandering star theory, ठीक है, wandering star theory इन्होंने नाम दिया. सिंपल है, सबसे पहले अर्ली थ्योरीज गिवन बाय इमैनुअल कांट, अर्ली थ्योरी को रिवाइज किया मिस्टर लाप्लास ने 1796 में और नाम दिया नेबुलर हाइपोथेसिस. फिर नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया चैम्बरलिन और मोल्टन ने 90s में और नाम दिया, लाप्लास की थ्योरी को रिवाइज करके, नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज करके नाम दिया इन्होंने वॉन्डरिंग स्टार थ्योरी. नाउ व्हाट मिस्टर चैम्बरलिन एंड मोल्टन सेड इन वॉन्डरिंग स्टार थ्योरी, क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा भाई कि द सन यूज्ड टू बी देयर, सन हुआ करता था, ये सन कि सन हुआ करता था और सन के पास में समहाउ एक वॉन्डरिंग स्टार आया. वॉन्डरिंग स्टार, वॉन्डरिंग मतलब भटकता हुआ, चहलकदमी करता हुआ स्टार आया, वॉन्डरिंग स्टार आया. एंड व्हाट हैपेंड विद द वॉन्डरिंग स्टार, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ए सिगार शेप्ड, देखिएगा इसको, सिगार शेप्ड, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ए सिगार शेप्ड मटीरियल केम आउट फ्रॉम द सन. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ए सिगार शेप्ड मटीरियल केम आउट फ्रॉम द सन. हुज ग्रेविटेशनल फोर्स, वॉन्डरिंग स्टार्स ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वॉन्डरिंग स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ क्या, ए सिगार शेप्ड मटीरियल केम आउट फ्रॉम द सन, है ना. वॉन्डरिंग स्टार पास आया, इसके ग्रेविटेशनल की वजह से, है ना, वॉन्डरिंग स्टार केम क्लोजर एंड ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ क्या, सन का एक पार्ट टूटकर अलग हो गया और जो पार्ट अलग हुआ वो किस शेप में था, सिगार शेप्ड में, है ना. आई हैव मेंशन ओवर हियर, यहां बताया मैंने, है ना, सिगार शेप्ड, सिगार ऐसी होती है लगभग. सो ए सिगार शेप्ड मटीरियल केम आउट फ्रॉम द सन. नाउ व्हाट हैपेंड, मिस्टर चैम्बरलिन एंड मोल्टन सेड दिस सिगार शेप्ड मटीरियल स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन. अब क्या हुआ, ये जो सिगार शेप्ड मटीरियल था, इट स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना. इस तरह से रिवॉल्व करना इसने शुरू कर दिया, ठीक है, रिवॉल्व करना शुरू कर दिया.
After that, and by the time कंडेंसेशन स्टार्टेड, और समय के साथ साथ कंडेंसेशन इसके अंदर शुरू हो गया। आफ्टर दैट, कंडेंसेशन होने के बाद में फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट्स हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट्स हुआ। दिस वॉज द वॉन्डरिंग स्टार थ्योरी। ये वॉन्डरिंग स्टार थ्योरी थी। समझ आया सबको? I hope you are getting this in a very easy language. I am explaining all these things. Okay, this is wandering star theory, and this theory is supported by Sir James Jeans or Harold Jeffrey. James Jeans and Harold Jeffrey. Supported by James Jeans and Harold Jeffrey. Supported by means इन लोगों ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया है। सपोर्ट करना मतलब एग्री किया है कि यस, दिस इज राइट, वॉन्डरिंग स्टार थ्योरी इज राइट, इन्होंने ऐसे कहा है। नेक्स्ट वन इज बाइनरी थ्योरी। एक थ्योरी और आती है, बाइनरी थ्योरी। नाउ व्हाट द बाइनरी थ्योरी सेड, क्या कहती है ये बाइनरी थ्योरी? बाइनरी थ्योरी कहती है कि whatever you said in the wandering star theory, all right, everything is right, but बाइनरी थ्योरी ने कहा कि हमने मान लिया कि सारी चीजें सही थी, सन भी था और एक वॉन्डरिंग स्टार भी साथ में आया, यहां तक ठीक था, बट अकॉर्डिंग टू बाइनरी थ्योरी देयर वाज अनदर कंपेनियन स्टार along with wandering star। इन्होंने कहा कि भाई एक और कंपेनियन स्टार भी था वॉन्डरिंग स्टार के साथ, ये इन्होंने कहा। दिस इज बाइनरी थ्योरी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट हुआ क्या? इन 1950s टू पर्सन्स अगेन केम, ऑटो स्मिथ और कार्ल वेजास्कर। ऑटो स्मिथ और कार्ल वेजास्कर दो पर्सन्स आए 1950s के अंदर, ऑटो स्मिथ और कार्ल वेजास्कर। ऑटो स्मिथ वॉज ए रशियन एंड कार्ल वेजास्कर वॉज ए जर्मन। ओके, नाउ व्हाट दे डिड, दे again they revised nebular hypothesis। फिर से इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज कर दिया। फिर से इन्होंने अपनी बात को स्टडी करके और ऐड किया और रिवाइज किया नेबुलर हाइपोथेसिस को। नेबुलर हाइपोथेसिस कब दी गई थी? 1796 में लाप्लास के द्वारा नेबुलर हाइपोथेसिस दी गई थी। लाप्लास के द्वारा नेबुलर हाइपोथेसिस दी गई थी और 1796 में दी गई थी नेबुलर हाइपोथेसिस, और इसको रिवाइज किया गया। अगेन दे रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस। 1950s में वापस से नेबुलर हाइपोथेसिस को इन्होंने रिवाइज किया। सो दिस वाज ऑल। आई होप ऑल हैव यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वॉट एवर आई टोल्ड यू। फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉडर्न थियरीज। Let's moving forward. In 1950s, Mr. Otto Schmidt और कार्ल वेजास्कर ने अगेन दे रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। दोबारा से इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया एंड व्हाट दे सेड दैट सन यूज्ड टू बी देयर, सन हुआ करता था और उसके आसपास गैसेस हुआ करती थी, नेबुला हुआ करता था, हाइड्रोजन हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स हुआ करते थे। ठीक है, ऑटो स्मिथ
और कार्ल वेजास्कर ने कहा कि सन यूज्ड टू बी देयर एंड अराउंड द सन देयर यूज्ड टू बी गैसेस, और गैसेस कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल्स, दीज यूज्ड टू बी देयर, है ना. सो बेसिकली दीज गैसेस वर क्लाउड्स, ये इनके क्लाउड्स हुआ करते थे. सो व्हाट हैपेंड? ड्यू टू collision and friction in these particles, it changes in disk shape, then condensation. Due to collision and friction, due to collision and friction in these particles, ये जो particles थे इनके बीच में collision हुआ, एक दूसरे से टकराए, भिड़े, इनके बीच में फ्रिक्शन हुआ, कॉलिजन हुआ, एंड ड्यू टू कॉलिजन एंड फ्रिक्शन व्हाट हैपेंड? कंडेंसेशन. ओके, इट चेंजेस इन डिस्क शेप, ये डिस्क शेप में चेंज होने लगे. डिस्क शेप, डिस्क इस तरह की होती है, राउंड राउंड, तो डिस्क शेप में चेंज होने लगे. ओके, ये गैसेस, ये पार्टिकल्स डिस्क शेप में चेंज होने लगे. देन कंडेंसेशन, उसके बाद में कंडेंसेशन हुआ, एंड आफ्टर द कंडेंसेशन इट टुक फॉर्म ऑफ द प्लेनेट्स, यानी कंडेंसेशन होने के बाद में प्लेनेट्स सामने आए. ओके, नाउ द सेकंड सेगमेंट ऑफ द चैप्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्न थियरीज. अब मॉडर्न थियरीज की बात करते हैं. Modern theories, what happened? Geographers, scientists, what they did earlier, their studies, their analysis was completely concentrated on the origin and evolution of the earth. Now what happened? Their study shifted from origin of the earth and evolution of the earth towards the origin of universe. इनकी स्टडीज शिफ्ट हो गई ओरिजिन ऑफ अर्थ से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पर, इनकी स्टडी शिफ्ट हो गई मॉडर्न थियरीज के अंदर, है ना. क्यों शिफ्ट हो गई यूनिवर्स के ऊपर? बिकॉज दे थॉट कि इफ वी विल अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देन ऑटोमेटिकली वी विल अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. अगर हमें यूनिवर्स का ओरिजिन समझ आ गया तो हम अर्थ का ओरिजिन भी हमको समझ आ जाएगा. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग. बेसिकली टू थियरीज आर देयर, दो थियरीज है यहां पर. फर्स्ट थियरी वी हैव बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड expanding universe hypothesis. Expanding universe hypothesis, Big Bang theory, as the name suggests, Big Bang theory. Big Bang, Big Bang मतलब एक बड़ा बैंग होना, बड़ा धमाका होना, है ना. धमाका मतलब एक्सप्लोजन, तो बिग बैंग थ्योरी एक बड़ा धमाका, है ना, इसका मतलब होता है. और इसी को हमने कहा है एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. सो इट इज गिवन बाय एडविन हबल इन 1920s. ओके, यू जस्ट कीप रिमाइंड ऑल द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट. छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो नाम याद रखिएगा आप लोग. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी given by Edwin Hubble in 1920, what the Big Bang theory tells us, इन्होंने कहा, मिस्टर एडविन हबल ने कहा, what he said, इन्होंने कहा that single atom used to be there, एक सिंगल एटम हुआ करता था, और वो सिंगल एटम जो था, that single atom used to be having डेंसिटी एंड टेम्परेचर, उसका अपना डेंसिटी और टेम्परेचर हुआ करता था उस सिंगल एटम का. बट जो सिंगल एटम की डेंसिटी और टेम्परेचर था वो इनफाइनाइट था. इनफाइनाइट मीन्स बहुत ज्यादा. उस सिंगल एटम के अंदर डेंसिटी और टेम्परेचर इनफाइनाइट था, बहुत ज्यादा था. ओके, सो हुआ क्या, ड्यू टू बिग बैंग,
due to big bang or explosion, it divides in so many parts. Due to big bang or explosion, it divides in so many parts. ये जो सिंगल एटम था ये बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया. देखिए यहां पर ये सिंगल एटम है. ओके, इट इज हैविंग इनफाइनाइट डेंसिटी एंड टेम्परेचर. इसके अंदर एकदम से धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग होने के साथ ही ये डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट हो गया, है ना. ये अलग अलग पार्ट्स में इस तरह से सेपरेट हो गया. और जब ये सेपरेट हुआ डिफरेंट पार्ट्स में, डिवाइड हुआ डिफरेंट पार्ट्स में, तो इस सिंगल एटम के बीच का गैप क्या था, वो एक्सपांड होता चला गया, बढ़ता चला गया. ओके, एक्सपांड होता चला गया, बढ़ता चला गया. दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. तो जैसे जैसे गैप एक्सपांड हुआ वैसे वैसे यूनिवर्स बढ़ता चला गया. सो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी और एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, आवर यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग. इट इज स्टिल एक्सपांडिंग. आज भी एक्सपांड कर रहा है, रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली इट इज एक्सपांडिंग. ये एक्सपांड होता हुआ चला जा रहा है, बढ़ रहा है यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. टू अंडरस्टैंड दिस expanding universe hypothesis, let me give you very wonderful example how the universe is expanding. First of all, let's have a balloon. Okay, empty balloon or without air balloon we are to have, हमें लेना है. Okay, and what we are to do, हम उस बलून के ऊपर छोटे 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 डॉट्स बना देंगे पेन से. और जब हम छोटे छोटे डॉट्स बना देंगे पेन से, तो डॉट्स बहुत पास पास बना के हम पूरे बलून को भर देंगे. ठीक है, जब हम उस पर डॉट्स बनाएंगे, आफ्टर दैट व्हेन वी विल ब्लो दैट बलून, जब हम उसको हवा देंगे, उसके अंदर ब्लो करेंगे, तो व्हाट यू पीपल विल नोटिस, आप देखोगे कि वो जो डॉट्स थे, वो डॉट्स, सपोज दैट बलून इज यूनिवर्स, ओके. और जब हमने उसमें हवा भरी, तो जो डॉट्स थे वो डॉट्स क्या दूर दूर हो जाएंगे. यस, वो डॉट्स काफी दूर दूर हो जाएंगे, है ना. और जो डॉट्स हैं उनको हमने कंसिडर किया है गैलेक्सीज. डॉट्स को हमने कंसिडर किया है बलून के ऊपर गैलेक्सीज. तो क्या डॉट्स के बीच में गैप बढ़ जाएगा? इट मीन्स गैलेक्सीज के बीच में गैप बढ़ जाएगा. सो व्हाट द साइंटिस्ट नोटिस दैट द गैप बिटवीन द एक्सपांशन बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. Gap is increasing day by day. That's why they said that the universe is expanding. It is still expanding. Okay, that's why it is known as expanding universe hypothesis. I hope you understood all the concepts. Okay, moving forward, the second theory we have is steady state theory. Steady state theory. Steady means कंटिन्यूअस, लगातार, है ना. और स्टेट मीन्स पोजीशन. स्टेडी स्टेट थ्योरी, है ना. इट मीन्स द यूनिवर्स इज इन सेम स्टेट, सेम पोजीशन. इट इज नॉट एक्सपेंडिंग. अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट थ्योरी, हु हैज गिवन दिस स्टेडी स्टेट थ्योरी? गिवन बाय Hoyle. Hoyle हैज गिवन दिस थ्योरी. सो अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट थ्योरी, what Mr. Hoyle said? Mr. Hoyle said no expansion, कि कोई expansion नहीं हो रहा है. He said no expansion, in future also it will remain the same. Future में भी ये same रहेगी, कोई expansion नहीं हो रहा है, according to steady state theory given by Hoyle. Okay, so out of these two theories, the most acceptable theory is
बिग बैंग थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेबल, जिसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, मोस्ट एक्सेप्टेबल बिग बैंग थ्योरी, जिसको सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल किया जाता है वो है बिग बैंग थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी को इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इतने एविडेंसेस हमको नहीं मिलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में। ओके, आई होप you have understood both the theories. Now come forward and moving forward, formation of star. Now we are going to study about formation of star, कि stars का formation कैसे हुआ। अब stars की बात कर लेते हैं हम कि stars का formation कैसे हुआ। तो star के formation की जब हम बात करते हैं तो stars took place somehow 5 to 6 billion years ago. 5 to 6 billion years ago it took place, है ना, 5 to 6 billion, okay, I have already written, years ago it took place, and the earth is believed to be formed 4.6 billion years ago. So it is clear that stars were there before planets. Okay, stars were there before planets. Stars हुआ करते थे प्लेनेट से भी पहले, है ना। सो व्हाट हैपेंड, जो मैटर हुआ करता था यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स के जो अंदर जो मैटर हुआ करता था, तो उनकी डेंसिटी और एनर्जी, दैट डेंसिटी एंड एनर्जी of that matters in the universe was not even, एक जैसी नहीं थी, डेंसिटी और एनर्जी एक जैसी नहीं थी, है ना। That's why there were differences in their density, सबकी डेंसिटी अलग अलग हुआ करती थी, ठीक है। What happened due to different density in the atoms, due to different density in the atoms, ओके, जो एटम्स थे उनके बीच में डिफरेंट डेंसिटी हुआ करती थी, डिफरेंट डेंसिटी की वजह से उनके अंदर अट्रैक्शन हुआ, है ना। और जो एटम्स थे वो एटम्स किसके बने हुए होते थे, हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स बने हुए होते थे, उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होने के साथ ही वो कंटिन्यूअसली जो दैट एटम्स वर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद ईच अदर, they were constantly collided with each other and producing energy. This process is also known as fusion reaction, ठीक है। जो ये लम्प्स हुआ करते थे, ये जो एटम्स हुआ करते थे, ये एटम्स इनकी डेंसिटी अलग अलग हुआ करती थी, और डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से ये आपस में अट्रैक्ट करते थे एक दूसरे को और कोलाइड होते रहते थे। कोलाइड होने की वजह से इनके बीच में फ्यूजन रिएक्शन होता था, कोलाइड होने की वजह से इनके बीच में एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, और इस प्रोसेस को हम कहते थे फ्यूजन रिएक्शन, है ना। एंड दिस एनर्जी गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, और ये जो फ्यूजन रिएक्शन होता था और इनसे जो एनर्जी निकलती थी, इसको हम एनर्जी जो निकलती थी उससे स्टार्स का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। अभी समझ लो इसको, ओके, थोड़ा सा मैप के थ्रू समझ लो इसको। अब स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ देख लो यहां पर, है ना। सबसे पहले अभी तक हम मानते हुए आए हैं कि सन हुआ करता था और स्टार हुआ करता था। अब हम यहाँ पर सन और स्टार को हम हटा देते हैं, बिकॉज हम स्टार का फॉर्मेशन देख रहे हैं ना, तो स्टार अभी यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन और हीलियम के गैसेस के नेबुला हुआ करते थे, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के नेबुला हुआ करते थे, और इनके बीच में लम्प्स हुआ करते थे, पैचेज हुआ करते थे, है ना। लम्प्स और पैचेज मतलब ग्रुप्स, है ना। ये लम्प्स भी किसके होते थे, हाइड्रोजन और हीलियम के ही होते थे, लम्प्स, है ना। तो लम्प्स और पैचेज हुआ करते थे। बाय द टाइम कंडेंसेशन स्टार्टेड एंड टुक द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड नोन एज स्टार,
है ना। इन लम्प्स और पैचेस के अंदर कंडेंसेशन शुरू हुआ और कंडेंसेशन शुरू होने की वजह से सॉलिड फॉर्म इन्होंने ले ली और वो स्टार का फॉर्मेशन हुआ। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट्स। अब बात करेंगे कि प्लेनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। प्लेनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ भाई? अब हम प्लेनेट्स पर आ जाते हैं। स्टार हमने देख लिया, अब हम प्लेनेट्स की बात करेंगे। जब हम प्लेनेट्स की बात करेंगे तो सेम इट इज, क्लाउड्स हुआ करते थे, नेबुला हुआ करता था, हाइड्रोजन और हीलियम का नेबुला हुआ करता था, बेसिकली गैसेस हुआ करती थी। सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन लम्प्स, अब ये जो लम्प्स थे इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ करती थी, इस लम्प्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ करती थी, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लम्प्स के अंदर ही, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कोर हुआ। किसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कोर हुआ? लम्प्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कोर। ओके, हियर इट इज, ये जो डॉट मैंने दिखाया हुआ है दिस इज कोर, कोर का फॉर्मेशन हुआ। ओके, अब कोर का फॉर्मेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ, है ना। अब कोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? आई विल एक्सप्लेन इट लेटर समहाउ, है ना। प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, प्रोसेस ऑफ एक्रीशन से कोर का फॉर्मेशन हुआ। ओके, प्रोसेस ऑफ एक्रीशन क्या होती है? इट इज समवॉट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज समवॉट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोसेस ऑफ एक्रीशन जो होती है, ठीक है। सो कोर का फॉर्मेशन हुआ। नाउ व्हाट हैपेंड? दीज लम्प्स स्टार्टेड रोटेटिंग अराउंड द कोर। अब ये कोर हो गया, अब ये कोर के बाहर जो ये लम्प्स हैं, ये जो गैसेस है, ये जो गुच्छे हैं, ये रोटेट करना शुरू कर दिया इन्होंने। दीज लम्प्स स्टार्टेड रोटेटिंग अराउंड द कोर। नाउ व्हाट हैपेंड? इन्होंने घूमना शुरू कर दिया, कोर के चारों तरफ इन्होंने रोटेट करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। ओके, दीज लम्प्स, ओके, बाय द टाइम कंडेंसेशन स्टार्ट्स ऑफ दीज गैसेस, अब इन गैसेस का कंडेंसेशन शुरू हो गया। ओके, ये देखिए आप, है ना, ये लम्प्स और ये कंडेंसेशन शुरू हो गया। आफ्टर द कंडेंसेशन इट टुक फॉर्म ऑफ द सॉलिड बॉडी। ओके, और सॉलिड बॉडी की फॉर्म में होते ही जो ये सारे जो बहुत सारे जो लम्प्स थे, क्या ये प्रोसेस सभी में चलेगी? कोर का फॉर्मेशन सभी में होगा? कोर का फॉर्मेशन सभी में हुआ। ओके, तो बहुत सारे जो ये लम्प्स थे इन सब में कोर का फॉर्मेशन हुआ। ओके, सो ये स्मॉल बॉडीज कहलाए, है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज। तो अब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज बन गए, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज बन गए, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज बन गए। और इन्हीं को हम क्या कहा? हमने इन्हीं को हमने प्लेंटेसिमल्स कहा। प्लेंटेसिमल्स, इन्हीं को हमने कहा प्लेंटेसिमल्स, ठीक है, प्लेंटेसिमल्स। ओके, इसको हम फिर देखेंगे बाद में। वी विल अंडरस्टैंड द सेम formation of planets in our next part. I hope you are getting my all the chapters, you are getting the concepts. If you any doubt, any query, then do let me know in comment section. Okay, bye bye, have a nice day, bye bye.